अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लीगल ऑडेसी। मैं हूं आपका होस्ट एहसन सलीम मंज एडवोकेट। पिछली वीडियो में हमने जाना कि क्या तारीख है पैलेस्टाइन और इसराइल के दरमियान, जो इस टाइम एक कशीदगी, एक जंग जारी है और वहाँ पे बहुत जुल्म बर्बरियत की जा रही है इसराइल की जानिब से गज़ा पट्टी के ऊपर और फ़लस्तीन के ऊपर वेस्ट बैंक में सिविलियंस को मारा जा रहा है। उस सारी सिनारियों की हमने हिस्ट्री जानी पिछली वीडियो में कि किस तरह इसराइल ने, यहूदियों ने इस खत्ते के ऊपर अपना कब्ज़ा जमाया और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते गए। वो सारी हिस्ट्री हमने पिछली वीडियो में देखी और इस वीडियो में हम देखते हैं कि जो जंग जारी है, इस जंग के क्या कवानीन होते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक शोर मचा हुआ है इंटरनेशनल मीडिया में भी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया जा रहा है, सिविलियंस को मारा जा रहा है, औरतों और बच्चों के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, मिसाइल गिराए जा रहे हैं, फास्फोरस बम यूज़ हो रहे हैं। तो हमें जानने की ज़रूरत ये है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जो जंग का कानून है, वो इसके बारे में क्या कहता है और वो कौन से जराइम हैं जिनको जंगी जराइम कहा जाता है। और ये जो इसराइल जंगी जराइम कर रहा है इस वक्त हम देख रहे हैं, तो इसको कौन सी अदालत इसकी सज़ा देती है या इसके बारे में क्या रेमेडी अवेलेबल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के 4 कोर प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन ये कहता है कि जब भी कोई फ़ौज किसी मुल्क के ऊपर हमला करती है तो वो एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करेगी बिटवीन सिविलियन पॉपुलेशन और बिटवीन मिलिट्री जो पर्सनल हैं। और दूसरी बात ये कि जो सिविलियन पॉपुलेशन की जो घर हैं, जो जहाँ उनकी रिहाइशें हैं, जहाँ सिविलियन पॉपुलेशन रहती है, उसमें और फ़ौज की तनसीबात में वो एक फ़र्क वाज़े करेंगी और अपना हमला जो है हमेशा उन्होंने अगर करना है तो वो फ़ौज के ऊपर हमला करेंगी, फ़ौज की तनसीबात के ऊपर हमला करेंगी, वो सिविलियंस के ऊपर हमला नहीं करेंगे। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन। ये आर्टिकल 48 और 52 जो है एडिशनल प्रोटोकॉल 1 ऑफ द जिनेवा कन्वेंशंस, उनके अंदर ये प्रिंसिपल ढूंढा जा सकता है, पाया जाता है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये है कि लेट सपोज एक मुल्क ने आपके ऊपर एक रॉकेट लॉन्चर मारा है किसी ने, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस रॉकेट लॉन्चर के बदले में या उस रॉकेट के बदले में आप उनके ऊपर एटम बम गिरा दें या आप उनकी सिविलियन पॉपुलेशन तबाह कर दें जहाज़ों से स्ट्राइक्स कर करके, या आप उनकी सिविलियंस के ऊपर फास्फोरस बम गिराने लग जाएं। ये है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कि आपके जो अटैक्स हैं दे शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द अटैक्स कैरिड आउट अपॉन यू। जो आपके ऊपर जितना नुकसान इन्फ्लिक्ट किया गया है, आप भी उतना ही नुकसान अगले का करें। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके ऊपर किसी ने एक छोटा सा हमला किया है तो आप उसका मुल्क तबाह कर दें। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मिलिट्री नेसेसिटी। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आप दुश्मन के ऊपर उतना ही हार्म इन्फ्लिक्ट करेंगे जिसकी ज़रूरत है। जैसे हमने पिछले प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में देखा कि आप एक प्रोपोर्शनेट तरीके से अटैक कर सकते हैं, इसी तरह मिलिट्री नेसेसिटी ये कहता है कि आप को जितनी ज़रूरत है मिलिट्री को, उन अगलों की मिलिट्री को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितनी कुव्वत लगाने की ज़रूरत है, आप सिर्फ उतनी कुव्वत लगाएं। अगर आप बहुत मुल्क एक ताकतवर मुल्क हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगले मुल्क की सारी सिविलियन पॉपुलेशन और सारी सिविलियन आबादी को आप तबाह कर दें और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दें, उनकी सड़कें, उनकी बिल्डिंगें, उनके हॉस्पिटल्स, उनके स्कूल्स, कोई चीज़ आप ना छोड़ें। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है। मिलिट्री नेसेसिटी का मतलब है कि आप उनकी फ़ौज को नुकसान पहुंचाएं और उतना नुकसान पहुंचाएं जितना आपकी फ़ौज को जंग जीतने के लिए ज़रूरी हो। उन्होंने अगर हथियार डाल दिए हैं तो फिर भी आप उनको कत्ल ना करें, और अगर वो न्यूट्रलाइज हो गए हैं तो उसके बाद भी ऊपर से उनके ऊपर बमबारी जारी ना रखी जाए। जितनी आपको एक हावी होने के लिए ताकत की ज़रूरत है, सिर्फ उतनी ताकत इस्तेमाल की जाए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमेन ट्रीटमेंट।
या प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी भी इसको कहा जाता है। ये एक बड़ा जेनेरिक सा प्रिंसिपल है जिसके तहत ये कहा गया है कि आप वहाँ पे लोगों के साथ इंसानी रवैया जो है, इंसानी सलूक आप रवा रखें, गैर इंसानी तरीके से वहाँ पे एक्टिविटीज़ ना की जाएं। लोगों का जिनका जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। जो सिविलियंस हैं जो आपसे जंग नहीं लड़ सकते या जो इस कैपेसिटी में नहीं हैं कि आपसे जंग लड़ रहे हैं, आप उनको साइड पे कर दें। जिनके साथ आपकी जंग है, जिस फ़ौज के साथ आपकी जंग है, आप उस फ़ौज की हद तक जंग लड़ें। अगर कोई ज़ख्मी हो गया है तो उसको आप छोड़ दें। अगर कोई आपसे जंग लड़ने की उस कंडीशन में नहीं रहा, उसको आप छोड़ दें। अगर किसी ने हथियार डाल दिए हैं तो उसको आप छोड़ दें। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी या ह्यूमैन ट्रीटमेंट। कॉमन आर्टिकल 3 एक आर्टिकल है जो सारे जनेवा कन्वेंशंस में कॉमन है। जनेवा कन्वेंशंस क्या है वो हम आगे चल के देखते हैं। तो वो कॉमन आर्टिकल 3 भी इन प्रिंसिपल्स के ऊपर जोर डालता है और सिविलियंस की प्रोटेक्शन के ऊपर जोर डालता है कि आप हमेशा हर सूरत में जो एक मिनिमम ह्यूमेन लेवल का जो ट्रीटमेंट है वो हमेशा जो दूसरी पार्टी है उसके साथ रवा रखें। अब जनेवा कन्वेंशंस की तरफ जाने से पहले मैं लॉ के स्टूडेंट्स को या इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ या इंटरनेशनल लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक बुक रेकमेंड करना चाहता हूँ। ये बुक है जी, नील्स मेल्जर ने लिखी है। इसका नाम है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ अ कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन। ये बहुत अच्छी बुक है और बड़ी बेसिक तरीके से उसने समझाने के लिए ये किताब लिखी है नील्स मेल्जर ने, और ये बहुत अच्छी किताब है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ सीखने के लिए। आप ये किताब ज़रूर पढ़ें। अब हम चलते हैं जनेवा कन्वेंशंस की तरफ। जनेवा कन्वेंशंस 12 अगस्त 1949 को अडॉप्ट किए गए। पहला जनेवा कन्वेंशन जो है जिसको फर्स्ट जनेवा कन्वेंशन कहा जाता है वो है द जनेवा कन्वेंशन फॉर द एमेलियोरेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ वोंडेड एंड सिक इन आर्म्ड फोर्सेस इन द फील्ड। इसका मतलब ये है कि जो ग्राउंड पे लड़ते हुए जो कोई फौजी ज़ख्मी हो गया है या बीमार हो गया है तो उसको आप ना मारें, उसको ना मारा जाए, उसको सेव कर दिया जाए, उसको बख्श दिया जाए, उसको आप अपने अटैक का निशाना ना बनाएं, उस पर डायरेक्ट अटैक ना करें। उसके साथ साथ जो मेडिकल पर्सनल हैं उनके साथ, उस फौज के साथ, या जो ज़ख्मियों को मरहम पट्टी कर रहे हैं या उनका ख्याल रख रहे हैं, उनको डायरेक्ट अटैक का निशाना ना बनाया जाए। या ऐसे लोग जो उनकी सिविलियन सपोर्ट में हैं उनको डायरेक्ट अटैक का निशाना ना बनाया जाए। चलते हैं सेकंड जनेवा कन्वेंशन के ऊपर। सेकंड जनेवा कन्वेंशन है जी कन्वेंशन फॉर द एमेलियोरेशन ऑफ कंडीशन ऑफ वोंडेड, सिक एंड शिपरेक्ट मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस एट सी। यही सेम सिचुएशंस जो हैं जब आपकी जंग समंदरी लेवल पे हो रही है, समंदर में हो रही है, तो उस टाइम जो ज़ख्मी हैं फौजी या जो बीमार हैं वहाँ पे, या जो उनके साथ एड के लिए डॉक्टर्स गए हुए हैं या नर्सेज हैं या मेडिकल की टीम है या ऐसे सिविलियंस हैं जो उनकी सिविलियन एड के लिए गए हुए हैं, तो उनको अपने जो अटैक है डायरेक्ट अटैक का निशाना न बनाया जाए। अब हम देखते हैं थर्ड जनेवा कन्वेंशन। थर्ड जनेवा कन्वेंशन कहता है कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो हैं उनकी कैसे ट्रीटमेंट की जाएगी, उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। थर्ड जनेवा कन्वेंशन ये कहता है कि जिनको आपने जंगी कैदी बना लिया है उनको आप उनका ख्याल रखेंगे, उनको आप प्रॉपर खाना देंगे, उनको आप प्रॉपर पीने का पानी साफ देंगे, उनको आप प्रॉपर रिहाइश में रखेंगे और उनके साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, उनको मार पीट नहीं की जाएगी और उनको प्रॉपर एक इंसानी तरीके से रखा जाएगा। और अगर वो ज़ख्मी हैं तो उनकी मरहम पट्टी की जाए, उनका इलाज किया जाए। अब प्रिजनर्स ऑफ वॉर या जंगी कैदी जो है वो किन लोगों को बनाया जा सकता है, उसमें वो फ़ौजी भी हो सकते हैं, उसमें जो फ़ौज के साथ लोग हैं जो डायरेक्ट आपके साथ जंग कर रहे हैं, वो सारे लोग जो आपने पकड़े हुए हैं वो सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उन सारों के साथ आपने ऐसा ही सलूक करना है कि उनको खाना पानी रिहाइश और ये सारी फैसिलिटीज़ उनको दी जाएं। अब हम चलते हैं फोर्थ जनेवा कन्वेंशन पे। फोर्थ जनेवा कन्वेंशन जो है ये सिविलियंस की प्रोटेक्शन के हवाले से बात करता है।
ये कहता है कि सिविलियंस को कभी भी आप डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते ड्यूरिंग अ वॉर। अभी जो वॉर चल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि जो डायरेक्ट टारगेट हो रहे हैं वो हैं ही बेचारे सिविलियंस। जिनके साथ इसराइल की जंग है वो तो टनल्स में घुसे हुए हैं, वो तो जब निकलते हैं अटैक करते हैं वापस चले जाते हैं, लेकिन इसराइल जो बदले ले रहा है वो सिविलियन पॉपुलेशन से बदले ले रहा है। तो इसलिए जिनेवा कन्वेंशन का ये जो फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन है स्पेशली ये सिविलियंस को प्रोटेक्ट करता है, और इसकी खुली वायलेशन हो रही है और सारे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की जो कोर प्रिंसिपल्स ऑफ IHL हैं उनकी भी वायलेशन हो रही है। और अब सवाल ये आता है कि ये जो वायलेशंस हो रही हैं इनके ख़िलाफ़ क्या रेमेडी है। इनके ख़िलाफ़ वन ऑफ द रेमेडीज़ जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो जो वॉर क्राइम्स हो रहे हैं या होते हैं जंगों में, जंगी कवानीन को जो लीडर्स जो फ़ौज के जर्नल जब उनको वायलेट करते हैं तो उन वॉर क्राइम्स को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो ट्राई करके तो उन लोगों को सज़ाएं दे सकती है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी उतनी ही इफ़ेक्टिव है जितनी हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस अभी इफ़ेक्टिव है, और वो उसका जितना इफ़ेक्टिव रोल है इस जंग के अंदर उतना ही तकरीबन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो रोल है वो इफ़ेक्टिव है। उसकी एक मिसाल ये है कि आज तक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में 40 के करीब लोगों के ऊपर इंडाइटमेंट की गई, यानी उनके ऊपर चार्ज फ्रेम किया गया, और उन 40 में से 10 लोगों को सज़ा दी गई और 4 को एक्विट किया गया है अभी तक, बाकी केसेस चल रहे हैं। लेकिन जिन 10 को सज़ा दी गई है वो भी उनमें से 99% या 90% जो हैं वो अफ्रीकन लीडर्स हैं या फिर अरब्स हैं। ये बड़ी हैरानगी की बात है कि उसमें ऐसा कोई बंदा शामिल नहीं है जो किसी ताकतवर मुल्क का लीडर रहा हो या कोई ताकतवर लीडर रहा हो, उसमें या मुस्लिम्स हैं या अफ्रीकन्स हैं, तो उनको वो ICC जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट सज़ाएं देती है। ये बड़ी आयरॉनिक सिचुएशन है, लेकिन आई होप कि इसमें बेहतरी आए। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई मज़ीद क्वेश्चंस हों, कोई सजेशंस हों या आपके कोई कमेंट्स हों तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।